Hello guys, how are you all? I hope all of you are safe from COVID-19. I'm Ravi Goyal and today I here to present to you amendment which take place in Schedule 3 of Companies Act 2013. So guys, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ओनली अमेंडमेंट देखेंगे जो शेड्यूल 3 में आए हैं। बेसिकली गाइस जो इनका नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डेटेड 24 मार्च 2021। और जो भी ये जितने भी अमेंडमेंट्स है वो अप्लीकेबल होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मतलब ये लागू हो चुके हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड। तो गाइज इसमें जो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज़ द शेड्यूल 3 एंड व्हाट इज़ द डिविजन्स विच आर लिस्टेड इन द शेड्यूल 3। बेसिकली गाइज जो शेड्यूल 3 होता है, बेसिकली इन शेड्यूल 3 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 3। जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका फॉर्मेट्स होता है वो गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो और इसमें भी जो शेड्यूल 3 है उसमें भी गवर्नमेंट ने 3 डिविजन्स लिस्ट की हुई है, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3। अब हम देखते हैं कि डिवीज़न 1 में कौन सी कंपनी आ जाती है। डिवीज़न 1 में वो कंपनीज आती है गाय जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। डिवीज़न 2 में वो कंपनीज आती है जिस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। डिवीज़न 3 में एन बी एफ सीज मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है जिन पे इंडियस अप्लाई होते हैं। डिवीज़न 1 जिन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिवीज़न 2 जिस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डिवीज़न 3 जिस पे एन बी एफ सीज विद इंडियस अप्लीकेबल। और इसमें डिवीज़न 1 हम आज आपके साथ डिवीज़न 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि गाइस डिवीज़न 2 और जो जो अमेंडमेंट वो डिवीज़न 1 पे अप्लाई होते हैं वो सेम डिवीज़न 2 डिवीज़न 3 पे भी अप्लाई हो रहे हैं। ओनली सम एक्सेप्शन, सम एक्स्ट्रा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो डिवीज़न 2 भी अप्लाई हो रही है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए गाइस हम फर्स्टली डिवीज़न 1 में ही स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग ऑफ द की चेंजेस मेड इन ऑल द 3 डिवीजन। फर्स्टली प्रमोटर से होल्डिंग का डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। हम पहले नहीं देते थे लेकिन अब हम जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट होता है उसमें अब प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी हमें वहाँ पे शो करनी होगी कि ये प्रमोटर्स हैं, इनकी कितनी कौन सी कितनी इस कंपनी में और अदर कंपनी में कितनी नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है, उनका परसेंटेज क्या है। एक तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देनी होगी। सेकंड जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं उसमें हमको करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग शो करनी होगी जो कि लेस देन 12 मंथ्स। जो भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है हुज मेच्योरिटीज इज फॉल्स विद इन द 12 मंथ्स और बिलो द 12 मंथ्स पीरियड विच इज शोन इन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। थर्डली जो ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवर्स का जो एजिंग डिस्क्लोजर है गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि ये बेहतरीन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैं समझता हूँ। पहले ये हम ओनली ट्रेड पेबल्स ऑफ एमएसएमई और अदर ट्रेड पेबल्स तक ही हम शो करते थे, लेकिन अब हमको अलग अलग शो करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट अब गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि जो एजिंग है लेस देन 1 ईयर, ये एजिंग है 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years एंड टोटल। जो एमएसएमई है, एमएसएमई मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी कितनी ड्यूज है, अदर्स की कितनी ड्यूज है, डिस्प्यूटेड है कुछ अमाउंट एमएसएमई की कितनी है, डिस्प्यूटेड अदर्स की उनकी कितनी अमाउंट है। ये आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट मीन्स लेट सपोज की इनवॉइस डेट आज की है, आज हो गया 3 अप्रैल और 27 डेज उसका क्रेडिट पीरियड है जो कि मेरे को सप्लायर ने ग्रांट किया हुआ है। तो मेरा ड्यू डेट कब पड़ेगी फ्रेंड्स? 30 अप्रैल को पड़ेगी। तो 30 अप्रैल से अगर वो पेंडिंग अमाउंट वो यहाँ इस एजिंग में आ जाएगी अगर ड्यू डेट है। इन केस क्रेडिट पीरियड सप्लायर मेरे को नहीं देता है तो मेरी ट्रांजेक्शन डेट से मेरी एजिंग आ जाएगी। और अनबिल्ड ड्यूज़ है वो भी मेरे को सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होगी जो ड्यूज़ अभी तक मैंने बिल्ड नहीं की हुई। सेम फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स। ये ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब जो भी हमारे डेटर्स हैं जिनका पेमेंट हम
मांगते हैं उनका भी हमको एजिंग शो करनी होगी। एजिंग लेस देन 6 मंथ्स से आपने देखा होगा ट्रेड पेबल्स में लेस देन 1 ईयर, लेकिन यहाँ पे लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years। अब ये फॉर्मेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे शो करना होगा। तो हम जो इनके पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। एंड डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवर्स कंसिडर्ड गुड, जो कि जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है और जो कंसिडर्ड गुड है उनकी एजिंग में दिखाना होगा। जो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवर्स जो कंसिडर डाउटफुल है, कुछ डाउटफुल है, डाउटफुल मीन्स उन पे कुछ लीगल नोटिस है या लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, वो हमको यहाँ पे शो करना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवर्स कंसिडर डाउटफुल, जो डिस्प्यूटेबल नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है लेकिन हमको लगता है कि हाँ जी 100 में से ये बंदा 75 रुपये ही देगा, वो हमको यहाँ पे शो करना होगा। थर्ड पॉइंट आता है डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवर्स कंसिडर्ड गुड, जो कि डिस्प्यूटेड तो है लेकिन हमको लगता है कि हमारी रिकवरी हो जाएगी इस कस्टमर से, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर से हो चाहे वो कैसे भी हो, हमारी रिकवरी वो हो जाएगी, तो वो डिस्प्यूटेड है लेकिन कंसिडर्ड गुड है। फोर्थ पॉइंट कहता है डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवर्स कंसिडर डाउटफुल है, मीन्स डिस्प्यूटेड तो है, वो डिस्प्यूटेड तो है लेकिन उसका पूरा पैसा भी नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे दिखाएंगे। सिमिलरली क्रेडिट पीरियड अगर हमने ग्रांट किया हुआ है तो फ्रॉम द उसका जो फाइनल ड्यू डेट है वहाँ से एजिंग करनी होगी। अगर नो ड्यू डेट पेमेंट है तो ट्रांजेक्शन मतलब जब इनवॉइस कटा है उस डेट से करना होगा, और अनबिल्ड ड्यूज है उसको भी सेपरेटली हमको डिस्क्लोज करना होगा। एक पॉइंट ये आया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि पहले हम अदर नॉन करंट एसेट्स में, अब अदर नॉन करंट एसेट्स में हमको शो करना है, पहले हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में शो कर देते हैं, जो कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि मोर देन 1 ईयर है, पहले हम वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में शो कर देते हैं, वो अब हमको शिफ्ट करके अदर नॉन करंट एसेट्स में शो करनी होगी। फिर हम आते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिटेल्स ऑफ अनयूटिलाइज्ड फंड्स बोरोड फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें भी गाइस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। इसमें जो फंड्स हमने बोरो किए हैं बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो अभी तक अनयूटिलाइज्ड हैं, या फिर जो 7 पॉइंट्स है जो हमने फंड्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फंड्स लिए हुए हैं वो यूज किए हैं जिस पर्पज से लिए हुए हैं उस पर्पज पे नहीं। लेट्स सपोज मैंने कुछ प्रोजेक्ट, एक मेरा प्रोजेक्ट है या एक यूनिट है मैं वो डाल रहा हूँ, उसके लिए मैंने बैंक से रुपए लिए हैं और वो मैंने शेयर मार्केट में रुपए लगा दिए, जबकि वो कुछ प्रोजेक्ट के लिए मैंने रुपए लिए थे। तो मेरे को दोनों की डिटेल देनी होगी कि अभी तक मैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रुपए लिए हुए वो अनयूटिलाइज्ड हैं। सेकंड थिंग वो यूटिलाइज किए हैं नोट जिस पर्पज से मैंने लिए थे उस पर्पज के लिए। आपको आया गाइस समझ में? पॉइंट 8 कहता है कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके लिए रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे उसकी ग्रोस वैल्यू शो करनी होगी, उसकी नेट वैल्यू, नेट कैरिंग वैल्यू शो करनी होगी, और इन दोनों का डिफरेंस है उसमें, उस डिफरेंस में क्या क्या आएगा, उसमें एडिशन आएगा, डिलीशन आएगा, डेप्रिशिएशन आएगा, अमोर्टाइजेशन आएगा, ये अमोर्टाइजेशन आएगा और एक इम्पेयरमेंट आएगा। ये डिटेल्स मुझे शो करनी होगी। मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्टली रिकन्सिलेशन में आएगा ग्रोस ब्लॉक जो फिक्स्ड एसेट्स का होता है, सेकंड में नेट ब्लॉक आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या तो डेप्रिशिएशन होगा, एडिशन होगा, डिलीशन होगा, अमोर्टाइजेशन होगा। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के लिए होता है, डेप्रिशिएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है, और एक इम्पेयरमेंट होगा। ये मैंने आपको क्या क्या बताया है। डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन एक होता है, एडिशन हो गया, सेकंड डिलीशन हो गया, थर्ड इम्पेयरमेंट हो गया, फोर्थ, ये 4 चीज़ें मेरे को शो करनी होगी। सेकंड थिंग और इसमें कवर होती है रिवैल्यूएशन। अगर मैंने रिवैल्यूएशन किया है मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स, अगर वो रिवैल्यूएशन मेरा 10% से ज़्यादा या 10% से कम होता है तो मुझे वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में। ये हमने पढ़े हैं, ये तो नोट्स, ये जो हमने पहले पढ़े हैं ये तो हमारे जनरल जनरल हमारे शो करने थे लिस्टिंग। ये हमारे नोट्स अंडर द हेडिंग जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉलोइंग डिस्क्लोजर, ये तो ऐड किए हुए हैं जो कि पहले पहले नहीं थे, ये ओनली ऐड किए हुए हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम बेसिकली
इंसर्शन ऑफ न्यू हेडिंग एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, जो कि अभी एडिशनल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन कंप्राइजिंग ऑफ न्यू डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग आइटम्स। ये एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी होगी। और इस किस हेडिंग के नाम से हमको, हेडिंग का नाम होगा एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। अब देखिए हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स है, वो कंपनी के नाम पे नहीं है। हालांकि कंपनी की एसेट्स है, ओनर कंपनी है, लेकिन टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे ना होके किसी और के नाम पे है। किसी और का मतलब हो सकता है डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एम्प्लॉई, या डायरेक्टर्स प्रमोटर्स के रिलेटिव्स उनके नाम पर है, तो हमको शो करनी होगी। अब देखिए इसमें लीज नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं लीज तो लीज तो एज ए कंपनी लीज ही होती है। जो लेजर होता है वही मालिक होता है। तो लीज को छोड़ के जो भी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपनी टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है, तो उसका डिस्क्लोजर हमको देना होगा। एक गवर्नमेंट ने डिस्क्लोजर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है फॉर इजी अंडरस्टैंड, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इजी समझ में आ जाए। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में देखिए लैंड बिल्डिंग आ गया, उसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितना है। टाइटल डीड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ, कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है। विद टाइटल डीड्स होल्डर इज ए प्रमोटर डायरेक्टर, रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, वो भी हमको यहाँ पे शो करना होगा। प्रॉपर्टीज़ कब एक्वायर की थी, डेट देनी होगी। रीजन बताना होगा। देखिए रीजन तो बताना ही होगा कि वो कंपनी के नाम पे हेल्ड ना करके किसी प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पे है, नाम पे टाइटल डीड्स है उसकी, तो ऐसा क्यों है वो बताना होगा। सेकेंड हमें बताना होगा अगर आपने करंट, जो भी करंट ईयर है उसमें आपने रिवैल्यूएशन किया, करवाया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूज एंड वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ। दोस्तों ये जो वैल्यूएशन के रूल्स है 2017 में प्रिस्क्राइब किए गवर्नमेंट कहती है जितना भी रिवैल्यूएशन होगा वो एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। Disclosure shall be made where loans advances granted to promoter, director, KMPs, other related parties that are repayable on demand without specific terms of period of repayment। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भी कंपनी ने लोन्स ग्रांट किए हुए हैं किसको, डायरेक्टर्स, KMPs, अदर रिलेटेड पार्टीज को, तो वो जो भी लोन्स है वो रिपेबल ऑन डिमांड है या नहीं, और उनकी जो रिपेमेंट का पीरियड है वो भी कंपनी ने उस पर प्रिस्क्राइब, जो उनका भी एग्रीमेंट है उसमें, लोन्स का एग्रीमेंट है उसमें डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है। देखिए क्योंकि ये तो बहुत सीरियस पॉइंट है फॉर द कंपनी के लिए कि कंपनी ने लोन्स दे दिए, कोई टर्म्स नहीं है रीपेमेंट की, कब तक वो पेमेंट वापस आएगा पता नहीं है। तो टर्म्स, रीपेमेंट की टर्म्स प्रॉपर्ली उस पर होनी चाहिए, और रीपेबल ऑन डिमांड है यानी ये भी बताना होगा। इसका भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ बोरोवर, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, KMPs है, रिलेटेड पार्टीज है, अमाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेज इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, परसेंटेज उसका बताना पड़ेगा। लेट्स सपोज प्रमोटर्स को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है और 100 करोड़ का टोटल लोन कंपनी ने दिया हुआ है अदर देन प्रमोटर्स, तो अब प्रमोटर्स का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ऐसे परसेंटेज बताना होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की एजिंग और इंटेंजिबल एसेट्स एंड डेवलपमेंट की एजिंग देनी होगी। ये एजिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की पहले एजिंग नहीं देते थे। पहले इसलिए नहीं देते थे, पहले CWIP मेरी फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डाल देता था मैं ओनली, कि ये मेरा CWIP का अमाउंट है, या इंटेंजिबल एसेट्स वाले कॉलम में इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का इतना अमाउंट है डाल देता था। लेकिन अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ये कब पूरे होंगे, इनका भी ब्यौरा, इनका भी डाटा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 1 साल तक पूरे हो जाएंगे जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, या 2 साल में होंगे, 4 साल में होंगे, ये भी आप बताइए। तो इसकी भी एजिंग गवर्नमेंट ने अब मांगी है, लेस देन 1 ईयर। देखिए प्रोजेक्ट इन प्रोसेस, प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स। और प्रोजेक्ट्स जो टेम्परेरी सस्पेंड हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, वो लेस देन 1 ईयर तक हो जाएंगे, 1 to 2 ईयर्स तक हो जाएंगे। और इन जो CWIP का जो हम एजिंग डालेंगे वो ऑब्वियसली वो अमाउंट तो टोटल CWIP के फिगर से मैच करना ही करवाना ही होगा।
फिर हम देखते हैं, वो तो हमने पढ़ा था CWIP और इंटेंजिबल एसेट्स एंड डेवलपमेंट की एजिंग। ये पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जो CWIP और इंटेंजिबल एसेट्स है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन जो हमने एस्टिमेट किया था और वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, जो एस्टिमेट किया था और जो कि ओरिजिनल कॉस्ट लग चुकी है, जो डेट वो ज़्यादा लग चुकी है ओरिजिनल और प्लानिंग कॉस्ट से। देखिए, फॉर CWIP हुज कंप्लीशन हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्लान, फॉलोइंग CWIP कंप्लीशन शेड्यूल शैल बी गिवन। देखिए, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years, जिनका कंप्लीशन हुज कंप्लीशन हैज एक्सीडेड। देखिए, CWIP हुज कंप्लीशन एक्सीड करता है कॉस्ट, मतलब वो प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब वो वर्क इन प्रोग्रेस में है प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो उनकी कॉस्ट है वो ओरिजिनल या प्लानिंग कॉस्ट से ज़्यादा आ चुकी है, तो उनकी भी डिटेल देनी होगी कि प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनकी अभी तक खर्चा जिनका ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल कॉस्ट। तो वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होंगे, वो ईयर्स हमको यहाँ पे शो करने होंगे। फिर फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ बिनामी प्रॉपर्टीज़। फिर हम आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ बिनामी प्रॉपर्टीज़ हेल्ड, मतलब जो भी बिनामी प्रॉपर्टीज़ हेल्ड है कंपनी के नाम पे, वो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन से ईयर में वो बिनामी प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, उसका अमाउंट कितना है, जो बिनामी प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर कर रखी है नहीं कर रखी, अकाउंट फॉर नहीं कर रखी, अकाउंट फॉर कर रखी है तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में कि हाँ ये बैलेंस शीट में इस नोट्स इस नंबर्स में ये डिस्क्लोज है। अगर ऐसा नहीं है तो फैक्ट बताना पड़ेगा कि क्यों हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर नहीं कर रखी, कोई प्रोसीडिंग चल रही है नहीं चल रही, वो भी कोई प्रोसीडिंग्स तो चल ही रही है, कौन से लेवल पे चल रही है, कौन से स्टेज पे चल रही है, वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर हमको 6 पॉइंट कहता है कि बेसिकली देखिए, हम करंट एसेट्स के बेस पे हम जो बैंक से लोन लेते हैं, जो करंट एसेट्स स्टॉक और डेटर्स को हाइपोथेटिकेशन करवा के बैंक से हम जो भी लोन लेते हैं, तो उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो बैंक को हम फर्स्ट डिपॉजिट कराते हैं नहीं कराते, और जो भी क्वार्टरली समरी या स्टेटमेंट है बैंक को डिपॉजिट कराते हैं, उनके जो फिगर्स है और जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो फिगर्स है वो मैच हो रहे या नहीं हो रहे। लेट्स सपोज कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सेल्स है वो 10 करोड़ की है क्वार्टरली सेल्स, और जो बैंक को बताई हुई है वो हमने 15 करोड़ की बताई हुई है, तो वो हमको चेक करना है। 7 पॉइंट बोलता है कि इफ़ ए कंपनी इज डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर, कि अगर विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। विलफुल डिफॉल्टर बेसिकली क्या होता है, जो किसी बैंक, किसी पर्सन या किसी कंपनी फर्म को, कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, डिक्लेयर करता है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है एज पर द गाइडलाइंस ऑन विलफुल डिफॉल्टर इशूड बाय RBI। एक्चुअली विजय माल्या सर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए विजय माल्या जी ने क्या किया था। विजय माल्या जी ने हालांकि रुपए उनके पास फिर भी वो पे नहीं कर रहे। SBI जो बैंक है, वन ऑफ द बिग बैंक ऑफ इंडिया, उनका अमाउंट पे नहीं हो रहा है, तो वो विलफुल डिफॉल्टर SBI ने किया हुआ है। तो इफ अगर कंपनी के साथ भी ऐसा है कि कंपनी को भी किसी ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, डेट कौन सी डेट को डिक्लेयर किया था, डिफॉल्ट्स क्या किया था, कि किस बेस पे उसको डिफॉल्ट किया हुआ है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। स्ट्रक ऑफ कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका रजिस्टर नाम काट देता है रजिस्टर से, जो कि देखिए कुछ भी रीजन हो सकता है वो अगर इनऑपरेटिव है कुछ सालों से तो नाम काट सकता है। कुछ गवर्नमेंट से भी आती है अप्रूवल्स कि ये कंपनी ऑपरेटिव नहीं है, तो बिना इसका नाम काटना है। तो उनके साथ कुछ रिलेशनशिप है कि कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ, तो उनकी डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। नेम, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताना होगा, नेम ऑफ कौन सी नेम है, किस कंपनी के साथ उनकी रिलेशनशिप है वो भी बतानी होगी। देखिए, डिटेल्स ऑफ चार्ज और सेटिस्फिकेशन ये टू बी रजिस्टर्ड विद ROC। जो भी चार्जेस हैं और सेटिस्फिकेशन है वो रजिस्टर्ड हुए हैं ROC के पास, यानी जो स्टेचुरी पीरियड है वहाँ तक। अगर नहीं है तो डिटेल्स और रीजन भी बताना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ लेयर्स है कंपनीज की,
उसके साथ कंप्लायंस है या नहीं, कंप्लायंस विद नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनीज, इफ नॉट द नेम एंड सिन ऑफ कंपनीज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लेयर्स, रिलेशनशिप एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग सच डाउनस्ट्रीम कंपनीज। बेसिकली क्या होता है, देखिए एक कंपनी है, उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना ली, फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी एक और कंपनी बना ली, इन्वेस्टमेंट फिर उसने भी एक और कंपनी बना ली, मतलब लेयर्स बना ली हैं। तो लेयर्स, कंपनीज की लेयर्स होती है बेसिकली। ये लेयर्स क्यों बनती है, इसके पीछे भी काफ़ी कुछ रीजंस होते हैं। एक रीजंस तो यही होता है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, टैक्स इवेजन करना। तो इनके लिए भी कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक सेक्शन लेके आया हुआ है, उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर न कंप्लायंस विद नंबर ऑफ लेयर्स का अगर नहीं हो रहा, तो कंपनी का नेम और उसका जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो शो करना होगा, और रिलेशनशिप बतानी होगी कि सब्सिडरी है, एसोसिएट है, होल्डिंग्स इज डाउनस्ट्रीम कंपनीज। अब गवर्नमेंट ने ये भी एक अच्छा डिस्क्लोजर मांगा है, 11 रेशियोज दिए हैं। 11 रेशियोज आप देख सकते हैं। 11 रेशियोज कौन कौन से हैं? 11 रेशियोज, 11 रेशियोज यहाँ पे हैं, जैसे करंट डेब्ट इक्विटी, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 11 रेशियोज हैं। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए ये 11 रेशियोज आप लास्ट ईयर की भी कैलकुलेट कीजिए और करंट ईयर के भी कैलकुलेट कीजिए। अब लास्ट ईयर के कैलकुलेट करके और करंट ईयर के कैलकुलेट करके 25% का डिफरेंस आ रहा है इन रेशियोज में। तो उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मांगा है। देखिए हम पढ़ते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या कहता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या कहता है? 11 ratios and reasons for any change beyond 25% in comparison to the preceding year। 11 रेशियोज का हमको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ चेंज आता है बियॉन्ड 25% इन कंपेरिजन टू प्रीसीडिंग ईयर, उसका हमको रीजन यहाँ पे शो करना है। अब हम आगे आते हैं। ये पॉइंट नंबर 12 आ गया, कंप्लायंस विद अप्रूव्ड स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। अगर कुछ रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो देखिए हम पूरा पढ़ लेते हैं। वे एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 230 टू 237, जो सेक्शंस है जो कि अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट्स को डील करते हैं। द कंपनी सेल डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ सच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हैज़ बीन अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि जो भी अरेंजमेंट हुआ है, जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, मर्जर जो भी हुआ है, उसका प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर किया हुआ है नहीं हुआ है। जनरल रिजर्व में भी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी जो बैलेंस शीट की एसेशन है उसमें फ़र्क पड़ता है। और जो भी अकाउंट फॉर किया हुआ है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन है, अमालगमेशन का इंडियस है, जॉइंट वेंचर्स का इंडियस है, जॉइंट वेंचर्स का इंडियस है, उनका भी हमको क्या करना, पालन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड एंड शेयर प्रीमियम, ये 13 14 15 सेम पॉइंट्स हैं इनका। क्या ये क्या कहते हैं पॉइंट्स, कि जो भी बोरोड फंड्स हमने लिए हुए हैं या शेयर प्रीमियम से अमाउंट हमारे पास आया हुआ है। अब शेयर प्रीमियम से हम शेयर जब इश्यूज करते हैं तो हम प्रीमियम पे करते हैं। लेट्स सपोज 100 का शेयर है और मैंने 105 पे शेयर इशू किया है, तो 5 रुपये मेरा शेयर प्रीमियम हो गया। और जो बोरोड फंड्स है, बोरोड जो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स मैं बोरो करता हूँ, बोरोड फंड्स हो गया। तो अगर वो बोरोड फंड्स मैंने किसी पर्सन को दिए हुए हैं, इफ कंपनी एडवांस टू एनी अदर पर्सन द फॉलोइंग बोरोड फंड्स, तो डेट और अमाउंट ऑफ फंड एडवांस का मेरे को डिस्क्लोजर देना होगा कि कितना मैंने कौन सी डेट को दिया है, क्या अमाउंट दिया है। और इन केस मैंने कोई फंड्स है वो मैंने फॉरेन एंटिटी या फॉरेन पर्सन को दिया है, तो मैंने फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसका मैंने पालन किया हुआ है या नहीं। क्योंकि फेमा में भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी हम फॉरेन एंटिटी से जो भी डील करते हैं तो फेमा की गाइडलाइंस हमको करनी होती है। फिर आता है एक सेक्शन 8 कंपनी के लिए आया है कि सेक्शन 8 कंपनी को कोई ग्रांट और डोनेशन रिसीव हुई है तो उसका डिस्क्लोजर, एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। सेक्शन 8 ये ओनली सेक्शन 8 कंपनीज के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पढ़ा था अभी वो रेगुलेटरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन भी हमको इंसर्ट करना होगा नोट्स टू अकाउंट्स में। और इसमें भी गवर्नमेंट कहती है कि आप इनके ऊपर भी कमेंट्स करो, इनके ऊपर भी बताओ, जैसे कि डिटेल्स ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम।
विच हैज़ बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम इन द टैक्स असेसमेंट्स। मतलब जो कि इन डिस्क्लोज्ड इनकम थी, लेकिन वो अब करंट ईयर में वो सरेंडर कर दी, या वो हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने उजागर कर दी, तो वो जो इन डिस्क्लोज्ड इनकम थी वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ली हुई है या नहीं, करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका हमको डिटेल्स देनी है कि कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो कि टैक्स अथॉरिटी के आगे हमने उजागर कर दी। अब जो उजागर हो चुकी है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी अब लाइए, क्योंकि आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसका भी डिस्क्लोजर हमको देना होगा। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हमको नोट्स देना होगा कि जो आप सब जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है कि कंपनी को 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट का खर्चा करना होगा एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। तो कितना अमाउंट स्पेंड करना है, जहाँ पे अमाउंट स्पेंड किया है उसका वो किस पे किया है, जैसे कि गरीबों पे किया है, स्कूल्स पे किया है, किस पे किया है वो भी हमको या फिर कोई फैसिलिटी, वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी किस फैसिलिटी पे किया है वो हमको बताना होगा। कोई शॉर्टफॉल रह गया एक्सपेंडिचर का वो बताना होगा। नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज़ वो बताना होगा। रिलेटेड पार्टी कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट कंट्रोल बाय द कंपनी इन रिलेशन टू सीएसआर एक्सपेंडिचर एज पर रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली जो भी शॉर्टफॉल है या फिर नेचर क्या है, कितना अमाउंट स्पेंड किया है, कहाँ पे किया है, उसका हमको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाली क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। अब आप देख सकते हैं इन मॉडर्न टाइम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी इज इंक्रीज्ड। जैसे कि आपने एलन मस्क ने भी इन्वेस्ट किया है कि वो टेस्ला में, अब आप क्रिप्टो करेंसी से भी आप कार परचेज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से उनको पेमेंट कीजिए और कार आप परचेज कर लीजिए। तो काफ़ी यह चलन चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का। अब ये क्रिप्टो करेंसी की इसको ही देखते हुए गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाला है कि देखिए वे कंपनी हैज़ ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एट द रिपोर्टिंग डेट और 31 मार्च को कितने अमाउंट्स हेल्ड की हुई है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, मतलब डिपॉजिट्स और एडवांस लिया हुआ है किसी पर्सन से फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है होल्ड होल्ड करने का, एज इन्वेस्टमेंट करने का, रिपोर्टिंग डेट में कितना क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट है, डिपॉजिट और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन से आपने लिया हुआ है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, जो क्रिप्टो करेंसी उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। सर्टेन चेंजेस हैव आल्सो मेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखिए हम ये शेड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे, ये डिवीजन 2 में डिस्कस करेंगे। डिवीजन 1 में तो इतना ही था। डिवीजन 1 में आपको समझ थोड़ा एज ए ओवरव्यू समझ में आया होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेट्स चलिए फ्रेंड्स डिवीजन 2 में चलते हैं। डिवीजन 2 में बेसिकली देखिए एक तो लीज लायबिलिटी का, जो कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज इसका कॉन्सेप्ट आया है। देखिए कि अब जो लीज लायबिलिटी हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो कहीं पे भी लीज लायबिलिटी का नहीं लिखते थे, क्योंकि लीज लायबिलिटी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे, ऑपरेटिंग लीज है तो वो। और जो फाइनेंशियल लीज है उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वाले पोर्शन में डालते थे। लेकिन अब इसको नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हमें फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ डालनी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के अंदर लीज लायबिलिटीज़ डालनी होगी। ये तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात होगी। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ में भी हमने करंट लायबिलिटी डालेंगे, उसके नीचे फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ डालेंगे, फिर लीज लायबिलिटी डालेंगे। फिर पॉइंट 3 पे आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखिए अब स्टेटमेंट ऑफ सॉकी बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो पहले हम क्या करते थे, ओनली करंट पीरियड की इक्विटी और अदर इक्विटी, इक्विटी में जो इक्विटी का जो भी चेंजेस है, ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग, ये डालते थे। ठीक है, बायबैक, ओपनिंग, एडिशन, बायबैक और क्लोजिंग डालते थे। लेकिन और अदर इक्विटी में हम रिजर्व्स डालते थे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डालते थे, रीमेजरमेंट डालते थे। अब हमको प्रीवियस पीरियड का भी हमें डालना होगा, जैसे कि करंट ईयर इक्विटी, प्रीवियस ईयर इक्विटी, करंट ईयर अदर इक्विटी, प्रीवियस ईयर अदर इक्विटी, ये हमको डालने पड़ेंगे। मतलब 4 स्टेटमेंट बन जाएंगे। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लोन्स में हम डालते थे वो ओमिट कर दिए इंडियंस में।
कि लोन्स में नहीं आएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो फाइनेंशियल में आ जाएगी, फाइनेंशियल एसेट्स में आएगी। फिर हम चलते हैं, देखिए एक ये चेंजेस आया है बैंक डिपॉजिट, जो कि बैंक डिपॉजिट्स करंट एसेट्स में फाइनेंशियल एसेट्स में आता था। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज्ड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, उसको हटा के अब हम ओनली ये डालेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी और अदर्स, ये हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। मतलब क्लोज तो रहेगा, लेकिन ऊपर जो ये डाला हुआ है बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज्ड अंडर अदर फाइनेंशियल एसेट्स, इसको हटाकर हम ये डाल देंगे, सब क्लोज कर देंगे इसका। सिक्योरिटी डिपॉजिट में अमाउंट ये था, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी ये था, अदर्स में ये था। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियोस थी, ये मैंने आपको जो अमेंडमेंट्स आए हैं शेड्यूल 3 का वो आपको मैंने बताया है, मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये देखिए ये 24 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन आया है और ये अप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। और फाइनेंशियल ईयर कहूँ तो मैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 से अप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये एटलीस्ट 70 और 75% समझ में आया है, तो इट्स गुड, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इंगेजमेंट बढ़ेगा इस वीडियो से। और मैं ये जो मेरे नोट्स हैं, मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, बेयर जो अमेंडमेंट का बेयर एक्ट है वो भी मैं यहाँ पे मेरे लिंक में डाल दूँगा, उसकी अटैचमेंट डाल दूँगा और ये मेरे नोट्स के भी डाल दूँगा। तो गाइज थैंक्स फॉर गिव योर प्रीशियस टाइम, आपका कीमती टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।